वेल वो बात तो आपने सुनी ही होगी ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, तो मैं लेट से आया हूँ इसलिए कोई कंप्लेन नहीं करेगा। सो फाइनली दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ चुका है, मतलब उसका वॉल्यूम 1 आ चुका है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों को तो मिल्किंग करनी है, तो वो कभी एक साथ सीरीज तो ड्रॉप करेंगे नहीं। मतलब लिटरली अगला वाला जो वॉल्यूम है वो 20-25 दिन बाद आने वाला है। इतना वेट कौन कर रहा है? हाँ हाँ भाई, तुम लोग गाने भी बजवा लो यार। कौन मेरे पड़ोस में शादी कर रहा है भाई, रिकॉर्ड करता हो तब गाने चलाते हैं। बट अकेले में वॉल्यूम 1 ने जितना धमाका मचाया है, उस हिसाब से यार वीडियो बनाना तो बनता है। तो मैंने सोचा यार एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को क्यों ना कवर किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 वॉल्यूम 1 के ऊपर डेडिकेटेड करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअली इस वॉल्यूम में हुआ क्या। मतलब बेसिकली इसका एक छोटा सा ब्रॉडवे ब्रेकडाउन होगा, जिसमें मैं आप लोगों को एक्चुअली बताऊंगा कहानी में हुआ क्या। मतलब मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपने शो में देख ही लिया है। मैं आपको एक ब्रेकडाउन सा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली चल रही थी जो आपको शायद समझ में नहीं आई होगी। और इसके अंदर मैं फैन थ्योरीज भी कवर करूँगा, इसके अंदर मैं डफर ब्रदर्स की कही हुई थोड़ी बहुत चीज़ों को कवर करूँगा, और मैं कुछ कुछ ऐसे रूमर्स को भी कवर करूँगा, या फिर कुछ कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ या अपनी बनाई हुई कुछ थ्योरीज को भी कवर करूँगा, जो कि शायद फ्यूचर में हमें दिख सकती है। मतलब इसके आने वाले कुछ एपिसोड्स में, आने वाले वॉल्यूम्स में दिख सकती है, इसके फिनाले में दिख सकती है, या फिर बेसिकली वॉल्यूम 1 के अंदर ही जितनी भी सारी छोटी मोटी चीज़ें हुई जिनकी डिटेल्स आपको शायद नहीं पता होगी, तो उन सबको मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो भाई वीडियो एक्चुअली काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप एक स्ट्रेंजर थिंग्स फैन हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आई एम अ ग्रेट फैन। और मुझे वॉल्यूम 1 में बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर भाई वॉल्यूम 2 और भी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आपको जानने को मिलेगा आज की वीडियो में, बिकॉज हम एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, एंड वो है वेक्ना यानी हेनरी क्रील का ओरिजिन, जो कि एक्चुअली जो अपना सेकंड वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक कवर करने वाला है। सो यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ, कुर्सी की पेटियाँ बांध लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मतलब तुम लोग करते नहीं हो इसलिए बता दे रहा हूँ। वेल बिना किसी देरी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इंट्रो के साथ। ऑलराइट, तुम्हारे पहले वॉल्यूम में दोस्तों हमें 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसका पहला एपिसोड होता है द क्रॉल। बेसिकली इस एपिसोड में हमें काफी कुछ मालूम पड़ता है, जैसे कि सीजन 5 और सीजन 4 के बीच में 1 साल का गैप है। मतलब 1 साल बाद हमें कहानी दिख रही है। वैसे तो हम लोग को काफी लंबा वेट करना पड़ा, शायद 6 साल का, बट एनीवेज 1 साल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर्स ने जो है काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। सबसे पहले तो हमें ये बात पता लगती है कि आपको याद होगा सीजन 4 के एंड में 4 गेट्स खुल गए थे। मतलब वेक्ना ने हॉकिंस में 4 गेट्स खोल दिए थे, एंड वो चारों आके कन्वर्ज करती है हॉकिंस लाइब्रेरी में, और फिर वहाँ पर आके मतलब बड़ा सा एक्स बन गया था, फिर वहाँ गेट वेट खुल रहा था एक बहुत बड़ा सा। तो यहाँ दिखाया जाता है कि हमारे साइंटिस्ट वगैरह है, उन्होंने एक्चुअली मेटल की कुछ प्लेट्स का इस्तेमाल करके उन सारे गेट्स को ऐसे कवर कर दिया है। एंड हॉकिंस लाइब्रेरी, जहाँ पर ये चारों गेट्स के जो पार्ट्स है वो कन्वर्ज करके वहाँ से बड़ा सा कुछ डैम वैम बना रहे थे, उस जगह को उन्होंने अपनी मिलिट्री बेस वगैरह बना लिया है। वहाँ पर अपने साइंटिस्ट वगैरह लेके आ गए, एंड दे आर बेसिकली रिसर्चिंग एट दैट प्लेस। वहाँ पर एक्चुअली एक बहुत ही लंबा चौड़ा, मतलब ऐसे भयंकर बड़ा सा गेट है, जिसके अंदर वो लोग टाइम टू टाइम जो है जाते रहते हैं। एंड ऐसा भी हम लोग को पता चलता है, जो कि मैंने आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी बोला था, जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा, मैंने ही लेट आ रहा था, बट एनीवेज। तो बेसिकली अपसाइड डाउन के अंदर भी इन मिलिट्री सोल्जर्स और साइंटिस्ट वगैरह ने अपना खुद का कैंप लगाया हुआ है। मतलब ये टोटली अपसाइड डाउन को भी सीज करने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्टडी वगैरह कर रहे हैं। ये जो गेट है ना, ये बेसिकली बंद रहता है अपने, मतलब अपसाइड डाउन के जो टेंटिकल्स या कुछ, जैसे स्टीव ने एक्चुअली जेली टाइप बोला था, तो बेसिकली जो अपसाइड डाउन के गेट्स होते हैं ना, वो कुछ जेली टाइप कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। और इनका क्या काम होता है, मिलिट्री वाले क्या करते हैं, ये इससे आग से जला के खोलते हैं, एंड फिर मिलिट्री ट्रक्स अंदर जाती है, और फिर वहाँ पर जाके वो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं। और वो जो मिलिट्री कैंपेन का अंदर है, जो साइंस लैब अंदर है अपसाइड डाउन में, तो वहाँ पर जाके अपनी रिसर्च वगैरह फैलाते रहते हैं। अब अपसाइड डाउन को रिसर्च करने के अलावा इनका एक और काम भी है, वो है 11 को ढूंढना, बिकॉज दे स्टिल फील कि 11 इज द विलन, शी इज द वन जो कि एक्चुअली इन सब चीज़ों के पीछे है। मतलब हॉकिस पे गेट खोलना, वो जितने भी मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अपसाइड डाउन की क्रिएटर 11 है, उसको ही रूल करती है। वेल वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे वीडियो में। अब हमें ऐसा पता लगता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका क्या काम है। उन्होंने एक नई चीज़ डिस्कवर की है, जिसे वो द क्रॉल के नाम से पुकारते हैं। अब क्रॉल भी ऐसे D&D से इनका उठाया हुआ कोई कॉन्सेप्ट है। क्रॉल में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जब ये मिलिट्री ट्रक्स जो है उस फायर का इस्तेमाल करके उस गेट को खोलते हैं, एंड फिर उसके अंदर जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उन ट्रक्स के अंदर छुप के घुस जाते हैं, एंड अंदर जाकर वो अपसाइड डाउन में अलग अलग एरियाज को ढूंढते रहते हैं। ये क्रॉल करने का काम एक्चुअली हॉपर करता है, लेकिन सारी मतलब पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर उसकी हेल्प करता है, ताकि हॉपर जो है मिलिट्रीज के बीच में से घुसता हुआ
सीधा जाके ट्रक में घुस जाए। एंड अभी तो दोस्तों शायद ये लोग 36 या 37 टाइम्स अपसाइड डाउन के अंदर जा चुके हैं, मतलब हॉपर जो है क्रॉल कर चुका है। एंड जब भी वो जाता है मैप के अकॉर्डिंगली ये लोग अलग अलग लोकेशंस को, मतलब हॉपर अलग अलग लोकेशंस को ढूंढता है ताकि वो वेक्ना के लोकेशन पता कर सके। दरअसल उनको वेक्ना भी नहीं मिल रहा है, जो कि अभी ग्रीन हाउस में तो नहीं है, हमें ये बात पता ही लग चुकी है। तो वेक्ना की लोकेशन हॉपर दोस्तों ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एंड एक बार दूसरे किसी भी क्रॉल में अगर वेक्ना की लोकेशन मालूम पड़ गए तो वो अपने सारे मेन कैरेक्टर्स को बता देगा एंड फिर सभी लोग अपसाइड डाउन में आके वेक्ना का खेल खत्म कर देंगे। दे फील इट सो सिंपल यार। बट एनीवेज हमें यहाँ पर पता लगता है कि अपना जो एपिसोड 1 है उसके अंदर ही बेसिकली पहला क्रॉल हमें नजर आता है, मतलब हमारे लिए जो पहला क्रॉल है वो हम लोग को एपिसोड 1 में देखने को मिल जाता है। हमें ऐसा पता लगता है कि बेसिकली क्रॉल जो है शेड्यूल से थोड़ा पहले ही हो रहा है। सारे कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं हॉपर को अपसाइड डाउन में पहुंचाने के लिए, जो काफ़ी सक्सेसफुली हो भी जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे ही वो ट्रक अंदर घुसता है डेमोगॉर्गन्स उस पर अटैक कर देते हैं। जहाँ मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही था कि कैसे गधे आर्मी है। आई मीन इन्हें पता है कि अपसाइड डाउन जा रहे हैं जहाँ इतने सारे डेमोगॉर्गन्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, कांट दे कैरी फायर वेपन्स जो कि डेमोगॉर्गन अगर अटैक करे तो उसे जला दे। कम ऑन यार, क्या क्या रिसर्च कर रहे हो भाई इतने, तो 36-7 टाइम्स जाने का फायदा क्या हुआ? एक साल में क्या ही रिसर्च कर ली तुम लोगों ने? एंड इस वेले डेमोगॉर्गन की वजह से अपना हॉपर वहाँ अपसाइड डाउन में अटक जाता है। वो जो रेडियो कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहा था हमारे कैरेक्टर्स के साथ जो कि रियल वर्ल्ड में है, तो उनके साथ उसका जो कनेक्ट है वो लूज कर जाता है। और आप लोगों में एक और बात भी बता देना चाहूँगा कि इन्होंने एक और प्लान भी बनाया हुआ था कि एक गाड़ी होती है, इनकी एक अलग वैन है, तो उसके ऊपर इन्होंने एक रेडियो सेंसर लगाया हुआ है जो कि बेसिकली रेडियो वेव्स को ट्रैक कर सकता है, उन्हें कैच कर सकता है, लेकिन वो अपसाइड डाउन से भी कैच कर सकता है अगर वो थोड़े बहुत एक क्लोजर डिस्टेंस पर है तो। सो ये बेसिकली क्या करते हैं कि उस ट्रक का इस्तेमाल करते हैं एंड वहाँ अपसाइड डाउन के अंदर हॉपर जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करता है ये ट्रक रियल वर्ल्ड में वहाँ ट्रैवल करती है ताकि वो उसकी लोकेशन को रियल वर्ल्ड में ट्रैक कर सके। लेकिन जैसे ही हॉपर का वहाँ कनेक्शन लूज होता है, यहाँ इन लोगों का भी कनेक्शन लूज हो जाता है, तो इनका प्लान सॉर्ट ऑफ ऐसे फ्लॉप सा हो जाता है। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें मालूम ही पड़ती है। सबसे पहली बात दोस्तों जो डेट है वो नवंबर 3, 1986 दिखाई गई है। एंड मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नवंबर 6 को जो है बेसिकली अपना विल जो है वो किडनैप हुआ था। एंड आई काइंड ऑफ बिलीव कि जो इस सीज़न का फिनाले होने वाला है वो नवंबर 6 को टेक प्लेस करेगा, कि मतलब 3 दिन है अभी, तो बेसिकली पूरा सीजन जो है ये 3 दिन की स्टोरी दिखाने वाला है। आई बिलीव दैट ऑल्दो एपिसोड 4 तक ये 4 नवंबर चल रहा है, वेल वो आगे के एपिसोड में हमें मालूम पड़ता जाएगा। टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर, सबसे पहले तो स्टीव, रॉबिन, नैन्सी और जॉनथन एक साथ ही काम कर रहे हैं। एंड इनका बेसिक काम ये होता है कि ये बेसिकली रेडियो स्टेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से ही वो रेडियोस के थ्रू से इन्फॉर्मेशन सेट करने का काम करते हैं थ्रू कोड वर्ड्स। और इन कोड वर्ड्स को हमारे मेन कैरेक्टर्स पकड़ लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने इसकी ट्रेनिंग कर रखी है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे मेन बच्चों को, माइक, विल, लूकस और डस्टिन को। विल के ऊपर हम काफ़ी कुछ बात करने के लिए है तो वो आगे बात करेंगे हम लोग। माइक की अगर बात करें तो वो भी ग्रुप लीडर की तरह दोबारा नजर आता है। लूकस की बात करें तो वो पूरा ही परेशान है, लाइक ऑब्वियसली वो मैक्स को लेकर परेशान है। ही स्टिल ट्राइंग टू, जो मतलब जब भी मैक्स जो है अपने हॉस्पिटल बेड में है तो वहाँ पर जाके उसे अभी वो केट बुश का गाना सुनाता है, रनिंग अप द हिल, एंड ही ट्राइज टू गेट मैक्स बैक बट हो नहीं रहा है। एक पॉइंट के लिए उसकी हार्ट बीट बढ़ी थी, उसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात करेंगे, बट वो भी उसके लिए सैड है बिकॉज उसे मैक्स वापस नहीं मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अपना यहाँ पर डस्टिन, जिसके साथ बहुत चेंजेस हुए हैं। अब पर्सनली जितने भी सारे लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें डस्टिन का ये कैरेक्टर पैक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, मतलब उन्हें डस्टिन का कैरेक्टर आके पसंद नहीं है, क्योंकि डस्टिन थोड़ा सा ऐसे खेल कूद मजाक करने वाला बच्चा था, वो काफ़ी हंसता रहता था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता। इस वाले सीजन में ना उसको बहुत ही अलग सा दिखाया है। सबसे पहले तो वो मतलब सबके साथ लड़ाई कर रहा है, उसको प्लान्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो हमेशा एडी एडी करता रहता है, वो पूरा ही दुखी सा बंदा है। वो स्टीव के साथ भी झगड़ा कर रहा है तो लोग थोड़े दुखी हो चुके हैं। तो मेरा कहना ये है कि यार भाई उसने अपने ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड को खो दिया भाई, उसका एडी उसका इतना क्लोज दोस्त था, उसने उसे खो दिया है। हाउ कुड ही इवन स्टे हैप्पी गाइस, कम ऑन यार। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा से डस्टिन को भी देखते हो तो उसके बाल उसने चेंज कर लिए, एडी के हेयर स्टाइल को उसने पिक किया हुआ है। फिर उसके बाद आज भी उसकी हेलफायर क्लब वाली शर्ट पहन के है, जिसके लिए उसको जेसन के बंदे बुली कर रहे हैं। ये जेसन जैसा था, उसके बंदे भी वैसे ही है। इसके बाद दोस्तों वो आज भी एडी की ग्रेव में जाके रोता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली दोस्तों आज भी वो एडी को मिस करता है। एंड इसी सब कारणों के चक्कर में दोस्तों वो मतलब वो हंसता खेलता नहीं रह सकता है। आई डोंट इवन वांट टू सी हिम हंसता खेलता, क्योंकि उसके कैरेक्टर के साथ अभी ये करंटली फिट बैठता है। अब देखते हैं आगे के सीजन्स में हमें क्या क्या नजर आता है। अब एनीवेज बात करें दोस्तों हमारे डस्टिन की ही, तो वो बेसिकली क्रॉल का पार्ट नहीं बन पाता है, मतलब जो क्रॉल का पूरा प्लान चलता है इसका पार्ट नहीं बन पाता है। वाई? बिकॉज डस्टिन बेसिकली पंगा लेता है जेसन के बंदों से और फिर वो उनसे पिट जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई ही वाज डूइंग दैट, आई जस्ट कांट हेल्प। लेकिन दोस्तों इसी शो में काफ़ी और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें नजर आता है, वो है हॉली व्हीलर का। हॉली व्हीलर को शुरुआत से ही इस सीज़न के अंदर एक काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। जहाँ शुरू से अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमें ऐसा दिखाया गया है कि इसके साथ थोड़े फाइट क्लब मूवमेंट्स चल रहे हैं। मतलब पहले तो वही लगा कि ये किसी इमेजिनरी बंदे से बात कर रही है, बस ऐसे आसमान की तरफ देखते ही हाई करती रहती है, किसी से बात करती रहती है, तो वो है कौन। सबको लगने लगा कि किसी इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बात कर रही है जो इसकी कोई मेंटल इशू हो सकती है। लाइक दैट इज़ व्हाट इज़
यू नो व्हाट हैपेंड इन फाइट क्लब। सो सबको लगा कोई फाइट क्लब मोमेंट चल रहा है इधर, बट वो क्या है हमें थोड़ा आगे मालूम पड़ता है, क्योंकि इनके क्रॉल वगैरह के मोमेंट्स के टाइम पे विल को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और ऐसा विल के साथ पहले भी हो चुका है। वो कुछ कनेक्ट टाइप फील करता है एंड फिर उसके बाद वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता है, एंड बेहोशी के टाइम पे उसको कुछ चीज़ें नजर आती हैं। उसको दिखता है कि एक डेमोगॉर्गन जो है माइक के घर की तरफ जो है दौड़ता है, एंड ही इज ऑब्वियसली अबाउट टू टारगेट समवन। विल जो ये बात सबको बता देता है एंड नैंसी 11 की मदद लेती है, एंड वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचने में दे वर टू लेट, क्योंकि ऑलरेडी डेमोगॉर्गन माइक के घर में अटैक कर देता है। वहाँ पर जाके वो हॉली व्हीलर को उठाने की कोशिश करता है फॉर सम रीज़न। यहाँ पर केरन उसके साथ फाइट करने की कोशिश करती है, टेड उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, बट वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से उसको हार्म कर देता है। एंड ऑनेस्टली स्ट्रीम में बहुत सारा ब्लड शेड था, काफ़ी भाई रोना सा भी आया। आई मीन थी तो बिली की गर्लफ्रेंड, बट एनीवेज थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार आई मीन हो सकता है ये लोग मर जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फाइनली देवर मतलब टेड व्हीलर तो भाई गोटेड कैरेक्टर, ही वाज इन कोमा, एंड केरन को जो है काफ़ी चोट वोट लग गई थी, बट डेमोगॉर्गन हॉली व्हीलर को उठा के भाग जाता है। एंड वो जो गेट होता है वो अपने अपसाइड डाउन का, वो एक्चुअली खुला नहीं है, उस टाइम तक बंद नहीं हुआ था, तो 11 भी अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है, एंड वो जाके मिलती है हॉपर के साथ, एंड हॉपर और वो एक साथ मिलकर खोजने लगते हैं हॉली व्हीलर कहाँ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें हॉली मिल जाएगी वहीं पर ही वेकना भी होगा, बिकॉज वेकना ही प्रोबेबली जो है हॉली को लेके गया है। दूसरी तरफ दोस्तों अपना जो विल है वो बेसिकली रॉबिन के साथ टीम अप करता है, जो कि इस सीजन का मेरा बेस्ट टीम होगा शायद, मतलब बेस्ट टीम अप मूवमेंट। तो यार ये दोनों कैरेक्टर एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, हमें पता लगता है कि विल को पता लग चुका है कि रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी है, मतलब उसने पकड़ लिया था उन दोनों को एक साथ। एंड ऑल्सो मतलब वो थोड़ा रॉबिन से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करती है, थोड़ा रिलेशनशिप एडवाइस चाहती है कि सेम जेंडर वालों को कैसे पटाएं। ये दोनों एक साथ दो टीम अप करते हैं एंड दे ट्राई टू डू समथिंग एल्स। बेसिकली विल का एक छोटा सा प्लान ये होता है कि उसको ऐसा लगता है वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है। अब दोस्तों जो ये एपिसोड का शुरुआत होता है ना, जो कि पहले फर्स्ट 5 मिनट्स बोल के रिलीज भी हो गया था, हमें ऐसा पता लगता है कि बेसिकली सीजन 1 के टाइम पे जब विल को उठाया था तब वेकना उसको लेके अपसाइड डाउन गया हुआ था, मतलब एक डेमोगॉर्गन उसको उठा के लेके आता है, वेकना उससे अपसाइड डाउन मिलता है, एंड उसके मुंह में वो अपने टेंटिकल्स घुसा के कुछ तो करता है एंड कहता है वी आर डूइंग सम ब्यूटीफुल थिंग्स। ऑनेस्टली मुझे देख के कुछ गलत ही लगा था वो, एंड आई स्टिल बिलीव कि वो कुछ गलत ही कर रहा था, इसीलिए विल गया है। बट एनीवेज ये जो पूरा ब्यूटीफुल मोमेंट्स वाला सीन था, तो इसकी वजह से विल जो है सॉर्ट ऑफ वेकना के साथ कनेक्ट हो गया। आई मीन ब्यूटीफुल चीज़ें करोगे तो कनेक्ट तो हो ही जाओगे, तो इसलिए विल को ऐसा लगता है कि वो एक सॉर्ट ऑफ रेडियो की तरह काम कर रहा है, वो सिग्नल्स अचीव कर सकता है क्योंकि वो वेकना के हाइव माइंड के साथ कनेक्टेड है। अब हाइव माइंड क्या होता है ये भी हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये बेसिकली आपको वेनम वगैरह सिम्बियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा मार्वल के अंदर। बेसिकली हाइव माइंड क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली कुछ माइंड्स को कनेक्ट करने वाला एक फोर्स होता है। जैसे मानो 4-5 लोग एक साथ कनेक्टेड है अपने माइंड्स के थ्रू से, और जब एक ही बंदा कुछ सोच रहा है, कुछ देख रहा है, दूसरे आदमी उसको फील कर सकता है अगर वो आसपास है या कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। जैसे अगर आप सिम्बियोट्स की बात करो एमसीयू के अंदर, मार्वल के अंदर या कॉमिक्स के अंदर भी, तो जितने भी सारे सिम्बियोट्स हैं, इनफैक्ट अलग अलग यूनिवर्सेस में जितने सारे सिम्बियोट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सब लोग हाइव माइंड से कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए जब भी कोई एक सिम्बियोट को दर्द होता है, वो कुछ फील करता है, वो देख सकता है, दूसरे सिम्बियोट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। एंड ये सीरीज हमें ऐसा बताती है कि वेकना और जितने भी सारे डेमोगॉर्गन डेमोडॉग वगैरह है, ये सब एक ही हाई माइंड से कनेक्टेड है, बिकॉज आई काइंड ऑफ फील लाइक कि सारे ही माइंड फ्लेयर के कंट्रोल के अंदर है। उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। सो यार विल को ऐसा लगता है कि वो भी इस हाई माइंड से जुड़ा हुआ है, एंड इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसे जो विजन्स आते हैं उसे ऐसा लगता है कि विजन्स ही जो है आंसर हो सकते हैं। अब वो रॉबिन के साथ में खुद का दिमाग वगैरह लगाता है, एंड वो रियलाइज करता है कि जो विजन्स उसको आ रहे थे वो विजन्स उसको किसी बच्चे के आ रहे थे, एंड वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि हॉली व्हीलर थी। दैट इज द पॉइंट व्हेन ही गेट्स टू नो कि वेकना बच्चों को अटैक कर रहा है, वो बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ कुछ तो करना चाहता है, जिसके ऊपर हम ही आगे बात करेंगे, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। सो या जैसे उसने जो है 1983 में विल को उठाया था, ठीक वैसा ही कुछ वेकना करना चाहता है विद अदर किड्स, एंड उसने ऑलरेडी जो है हॉली व्हीलर को पकड़ लिया है, एंड इट्स ऑल्सो आफ्टर एन अदर किड जो कि हॉली के स्कूल में पढ़ने वाला एक शैतान बच्चा है, डेरेक, डिपशिट डेरेक, ये बोलना शायद बेटर रहेगा। सो यार डिपशिट डेरेक, एंड विल को दिखता है कि वो डिपशिट डेरेक की आंखों से देख रहा है, तो उसे ऐसा पता लगता है कि डिपशिट डेरेक की आंखों से एक्चुअली इस टाइम पर वेकना देख रहा था, एंड इसीलिए विल को भी वो दिख रहा था, बिकॉज विल उसके साथ हाई पॉइंट में कनेक्ट है। मतलब थोड़ा समझ लो आप लोग, मुझे पता है थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, वेकना दिख रहा है उसकी आंखों से, लेकिन वो डिपशिट डेरेक है, बट विल भी देख रहा है, थोड़ा सा कनेक्ट सा है। सो उन्हें पता लग जाता है कि डिपशिट डेरेक जो है अगला विक्टिम हो सकता है, एंड इसलिए वो लोग उस पॉइंट पर डिपशिट डेरेक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उससे बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी फनी सा मोमेंट आता है, हमारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो एरिका को भी शामिल कर लेते हैं, सब एक साथ मिलकर जो है डिपशिट डेरेक की पूरी फैमिली को उठा के भाग जाते हैं। एंड डिपशिट डेरेक का सक बाय फैट वन विल ऑलवेज बी माई मोस्ट फेवरेट स्ट्रेंजर थिंग्स डायलॉग। आई जस्ट लव दिस कैरेक्टर। इसने स्टीव हैरिंगटन को रिप्लेस कर लिया मेरे दिल के अंदर। पीक, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू फेस ऑफ वेकना वंस, मतलब हो नहीं पाया वो एंड में, हो जाता तो ये खत्म कर देता वेकना को। बट एनीवेज हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि डिपशिट डेरेक की पूरी फैमिली को ये लोग उठा लेते हैं, बट फिर भी डेमोगॉर्गन वहाँ पहुँच जाता है, वो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन उसी पॉइंट पर दोस्तों स्टीव हैरिंगटन और उसकी पूरी गैंग आ जाती है, मतलब स्टीव है, नैंसी है,
जॉनथन है और डस्टिन है, एंड ये सब एक साथ मिलकर गाड़ी से जो है बेसिकली डेमोगोर्गन को थोड़ा सा मारते हैं एंड वो डर के जो है कि गेट खोल के अंदर घुस जाता है अपसाइड डाउन में, एंड स्टीव गाड़ी भगा के अपसाइड डाउन के अंदर घुस जाता है। दैट्स माई मैन। सो या अब स्टीव, डस्टिन, जॉनथन और रॉबिन एक साथ अपसाइड डाउन में है, दूसरी तरफ जो है हॉपर और एल भी अपसाइड डाउन में है। अब हमें ऐसा पता लगता है कि ये दोनों ने कुछ डिस्कवरी की है जिसके अकॉर्डिंगली इनको कुछ वॉल्स दिखी है। अब ये वॉल्स कुछ अजीब अजीब चीज़ों से बिल्ड है, कुछ वियर्ड चीज़ें हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये वॉल्स है क्या। इन्हें ऐसा लगता है कि ये वॉल्स किसी चीज़ को गार्ड करके है जिसके दूसरे साइड पर अगर ये लोग घुस गए तो यहाँ पर उन्हें वेकना एंड वो सारे बच्चे वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन डस्टिन अपना मैथमेटिक्स का दिमाग चलाता है एंड वो ये बात डिस्कवर करता है कि बेसिकली जहाँ हॉपर और एल जिस लोकेशन पे होते हैं, डस्टिन एंड स्टीव वगैरह जिस लोकेशन पे होती है, एक्चुअली हॉकिंस के दो अलग अलग कॉर्नर्स में, दो अलग अलग हिस्सों में है। तो वो बेसिकली थोड़ी मैथमेटिक्स लगा के ये बात डिस्कवर करता है कि ये कोई वॉल कुछ चीज़ को गार्ड नहीं करके है, बल्कि एक्चुअली अपसाइड डाउन को ही गार्ड करके है। ये एक ऐसी वॉल है जो अपसाइड डाउन के चारों तरफ है, इसे एक सर्कल के अंदर जो है गार्ड करके है। मतलब अपसाइड डाउन इज एक्चुअली इनसाइड दिस वॉल एंड सर्कल का जो सेंटर है वो एक्चुअली हॉकिंस लैब है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, विच इज़ काइंड ऑफ क्रेजी। एंड ये अब मेरी थ्योरी को भी थोड़ा आगे एक्सप्लेन करने में मदद आएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना आप लोग। वेल एनीवेज ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, हम रियल वर्ल्ड में बात करें तो विल जो है जब वो डेमोगोर्गन आता है पास तो उसको जो है फिर से कनेक्ट से फील होता है एंड उसको दिखता है कि वेकना ने ऑलरेडी जो है कुछ और बच्चों को किडनैप कर रखा है एक्सेप्ट फॉर हॉली व्हीलर, एंड उसको सारे बच्चे एक साथ दिखते हैं एंड वो देख सकता है कि उनके साथ भी वही सारी ब्यूटीफुल चीज़ें कर रहा है जो विल के साथ भी कर रहा था। सो ये काइंड ऑफ फील्स लाइक कि वेकना का कुछ तो अलग प्लान है जो वो करने की कोशिश कर रहा है, बट वो उसे समझ में नहीं आता है। तो ये सबको बता देता है एंड सब रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली हॉकिंस के सारे बच्चों को वेकना उठा रहा है, तो इनका प्लान होता है इन सभी बच्चों को सेव करना। लेकिन दिक्कत ये होती है कि मिलिट्री वाले ऑलरेडी बच्चों को उठा के उन्हें सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सारे बच्चों को ये अपने अपने साथ अपने मिलिट्री कैंप में रखे हैं वो हॉकिंस लाइब्रेरी वाली एरिया में। मतलब अपने मेन कैरेक्टर भाई इतनी स्मार्ट है, जैसे मैंने आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था कि हॉकिंस क्वारंटीन पे है, तो ये लोग जो है सड़कों पे नहीं घूम सकते, तो ये टनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टनल्स के अंदर से जाते हैं एंड अपने कैरेक्टर्स को, मतलब जो अपने बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों के कैंप वगैरह में होते हैं, वहाँ पर डिलाइटफुल डेरेक जो कि अभी डिपशिट डेरेक से डिलाइटफुल डेरेक बन चुका है, उसकी मदद कर लेते हैं एंड सारे बच्चों को जो है, मतलब जितने भी लोग हेनरी क्रील के साथ इन्फेक्टेड होते हैं उनको उठा के जो है ट्रांसपोर्ट करके काई हॉकिंस से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वेकना उन्हें कहीं पर ही पकड़ ना सके। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि ये सब करते टाइम ही जो है अपने डेमोगोर्गन्स वगैरह आ जाते हैं एंड वो आकर जो है इन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि मैं कहानी में थोड़ा भी आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये मिस्टर वॉटसन वगैरह का केस है, हॉली व्हीलर कहाँ पर है एंड मैक्स मेफील्ड का क्या चक्कर है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि मैंने जो आपको बताया था ना वो फाइट क्लब वाला मोमेंट जो कि हॉली व्हीलर के साथ चल रहा था, बेसिकली वो और कोई नहीं बल्कि हेनरी क्रील था, या फिर मैं कहूँ हेनरी वॉटसन। हेनरी बेसिकली क्या करता है कि अपने आप को एक ऐसे कुछ सूट वगैरह पहन के अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर बच्चों की इमेजिनेशंस के अंदर घुस जाता है। जिन जिन बच्चों को टारगेट करते हैं उन्हें अपना नाम मिस्टर वॉटसन बोलता है या हेनरी वॉटसन बोलता है एंड उनके साथ वो घूमना शुरू कर देता है एंड उन बच्चों को ऐसा बताता है कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं उन बच्चों को खाने के लिए, इसलिए उन बच्चों को उसे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि वो उनके साथ भाग सके एंड भागने के बाद जो है वो लोग सेफ रहे। लेकिन इसी सब के थ्रू से दोस्तों वो एक्चुअली मॉन्स्टर्स उसे खा जाते। तो यही सब एक्चुअली मिस्टर वॉटसन का प्लान था। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि डिलाइटफुल डेरेक सबसे बात करता है कि तुम में से कौन लोग मिस्टर वॉटसन को जानते हो, और जो बच्चे हाँ कहते हैं उन बच्चों को ये लोग ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, लेकिन इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। सारे आर्मी सोल्जर्स भी आते हैं, वो सब मिलकर जो है अटैक करने की कोशिश करते हैं हमारे डेमोगोर्गन्स वगैरह के ऊपर, लेकिन वो भी कुछ खास काम नहीं कर पाते, वो भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा हाइड माइंड का झलक देखने को मिलता है। मतलब जो डेमोगोर्गन्स एक्चुअली रॉबिन वगैरह के पीछे पड़े, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पहुँच चुके हैं, वहाँ पर भी जो वहाँ पर उन बच्चों को पकड़ने जो डेमोगोर्गन्स आए हैं, और आर्मी कैंप में जो बच्चे बचे हुए हैं उनको पकड़ने जो डेमोगोर्गन्स आए हैं, ये लोग जो है एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक को चोट लगती है तो दूसरा भी फील कर सकता है, तो ऐसा हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन आर्मी ऑफिसर्स सारे फेल हो जाते हैं एंड कुछ सेकंड्स के अंदर, मतलब एक पूरा शॉट एक्चुअली एक वन शॉट सीक्वेंस था जो बहुत ही ज़्यादा औसम था, बहुत ही क्रेजी था। तो इस पूरे वन शॉट सीक्वेंस के बाद दोस्तों सारे डेमोगोर्गन्स फाइनली सारे साइंटिस्ट वगैरह को खत्म कर देते हैं एंड नाउ दे कम फॉर द मेन कैरेक्टर्स। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे वेकना की। जो हॉकिंस लाइब्रेरी का बहुत बड़ा गेट था उसको तोड़ते हुए वेकना बाहर आता है एंड बाहर आते ही वो सबसे पहले तो दोस्तों सारे डेमोगोर्गन्स को ऑर्डर देता है, सबको हील करता है, मतलब जो भी उनको लग गए थे उनको हील करता है, सबको कहता है बच्चों को लेकर निकलो। एंड फिर उसके बाद वो हमारे विल के साथ इंटरेक्ट करता है, वो विल को भड़काता है, उसे कहता है कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम सबसे वीकेस्ट थे, तुम पहले बच्चे थे जैसे मैंने उठाया था, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये बोलकर जैसे ही वो निकल जाता है, बचे हुए डेमोगोर्गन्स जो है सब माइक वगैरह के ऊपर अटैक करने वाले थे, जितने भी रॉबिन लूकस वगैरह होते हैं सबके ऊपर अटैक करने वाले थे, तभी वहाँ पर एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है।
विल हैज सुपर पावर्स एंड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, सारे डेमोगॉर्गन्स वगैरह को रोक लेता है अपनी उसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके, जो कि काफ़ी सिमिलर होती है 11 हेनरी कील वगैरह से। एंड फिर उसके बाद वो इन डेमोगॉर्गन्स का सफाया कर देता है, ठीक वैसे ही इन्हें मारता है जैसे हेनरी क्रील किया करता था। अब देखो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये विल के पास ये सब क्या हुआ, इसके ऊपर मेरे पास भी काफ़ी क्रेजी वाली थ्योरीज है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो यार सोचा यार एक अलग वीडियो बना के इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर नेटफ्लिक्स जो है मल्किंग कर सकता है और अपने वॉल्यूम्स को अलग अलग पार्ट्स में रिलीज कर सकता है तो मैं अपने वीडियोस को भी नहीं कर सकता। बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे देना चाहूँगा इसी वीडियो के अंदर, जो ये है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वेक्ना और विल एक साथ मिलकर वो ब्यूटीफुल थिंग्स कर रहे थे, उस मोमेंट पर पॉसिबली उस ट्यूब के थ्रू से, उस टेंटिकल्स के थ्रू से विल के अंदर उसने माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स को डालने की कोशिश की थी। एंड इसकी वजह से दोस्तों, क्योंकि माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स अब विल के अंदर भी है तो विल के पास भी वही सारी पावर्स है जो अपने हेनरी क्रील वगैरह के अंदर भी है, वो टेलीपैथी वगैरह अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे वो डेमोगॉर्गन्स को मारता है, इट लुक्स लाइक कि वो एक्चुअली ये सारी पावर्स वेक्ना से सिमिलर है, ना कि 11 से। सो विल का तो भाई क्रेजी हो गया, क्रेजी कमबैक हुआ है, बट इसके ऊपर हम वो डेडिकेटेड दूसरी वाली वीडियो के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ऑल्सो एक और चीज़, जो हॉपर और अपना 11 होते हैं वो एक्चुअली अपसाइड डाउन में थे, तो वहाँ से वो लोग जो है अपने वो लैब में जाते हैं जहाँ पर अपने साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद वो इन साइंटिस्ट के साथ जो है फाइट वगैरह करते हैं, आर्मीज़ को सब जो है सबको निपटा देते हैं। एंड देन ये दोनों जाते हैं एक सीक्रेट कमरे में और उसको खोलते ही इन लोग को रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर एक बंदा है, मतलब बंदी है, जो कि उसे प्रेजेंट है। एंड वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि होती है 8। आपको अगर 008 का कैरेक्टर सीजन 2 से याद ही होगा, जो कि आई गेस एक इंडियन कैरेक्टर थी एंड शी वाज सॉर्ट ऑफ अ सिस्टर टू 11 एंड स्टफ। तो बेसिकली ये भी उस हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी, बट शी रैन अवे बिफोर 11 और हेनरी का जो भी हुआ था। सो या इसको मिलिट्री वालों ने पकड़ रखा था एंड इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो ये जेल से मिलती है। एंड इस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, इनके पास जो है ब्रेन वाली पावर्स है। एक तो भाई अपनी 008 हो गई, फिर 11 है, एंड फाइनली अपना विल भी आ चुका है। So things are going to get crazy in this show and I'm really excited for the next volume. Well, अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी डाउट्स है तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। इसलिए कह रहा हूँ बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही वो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।